क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारियां कराते हैं, जैसे 9th 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11 और आज हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। नाम है उसका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं चैप्टर का नाम लिखता हूं यहाँ पे। ये चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या मतलब होता है पहले ये समझते हैं। क्या बताए कि शुरू के दिनों में जब केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू हो रही थी, लोग केमिस्ट्री का पढ़ना शुरू कर रहे थे, जो उस वक्त के एलिमेंट्स थे उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उस एलिमेंट का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ था वो लोग पढ़ते थे, समझते थे, फिर नोट करते थे। तो पता ये चला कि एक एलिमेंट्स के बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी थे, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे, और कोई एलिमेंट किसी से रिएक्ट करता था तो वो उसका कंपाउंड के फॉर्म में मिलता था, लेकिन वो क्यों रिएक्ट करता है ये उस वक्त के टाइम के लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त जो ऑब्जर्व वैल्यू था वो रीजन नहीं कि क्यों करता है, क्योंकि जो ऑब्जर्व वैल्यू था कि भाई ये इस तरह का कंपाउंड बनाता है, ये इस तरह का कलर होता है, वो जो फिजिकल कैरेक्टर था। और केमिकल क्यों करता वो तो पता नहीं था। तो उस वक्त के जो भी एलिमेंट थे उनके जो प्रॉपर्टीज़ लिखे गए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखे गए, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल का तो पता नहीं था उस ज़माने में, क्योंकि केमिकल जो बिहेवियर होता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे होता है मॉडर्न टाइम में, जो हम लोग जानते हैं। लेकिन उस वक्त जो देखने वाला जो प्रॉपर्टीज था जिसको हम लोग फिजिकल करते हैं कि वो हार्ड होता है, वो कलर होता है, वो मारेंगे तो सोनरस होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, बहुत सारे जो मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, तो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, तो उस फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो लिस्ट बनाए गए, तो एक एक एलिमेंट्स के कई करे शायद पता चला कि किसी एलिमेंट के 10 प्रॉपर्टीज, किसी एलिमेंट के 12 प्रॉपर्टीज है, किसी के 20 प्रॉपर्टीज है। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे उन प्रॉपर्टीज को याद करना मुश्किल होने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें 10 प्रॉपर्टीज थे, किसी के 10-12 थे, किसी के 8 थे, किसी के 6 थे, किसी के 15 थे। अब क्या होता था कि कुछ आगे जैसे जैसे बढ़ने लगे तो उसका उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें बोलने लगे। तो जो प्रॉपर्टीज था वो अच्छा, और बहुत ऐसे केमिकल जो कंपाउंड बनते थे तो उस वक्त ये भी होता था कि ये इससे रिएक्ट कर रहा क्यों और ये इससे क्यों नहीं करता, इसकी क्या वजह है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये मुश्किल होने लगा कि उस एलिमेंट का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद किया जाए। ठीक है, या उसको याद रखना मुश्किल होने लगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का सबका वो आपस में मिक्स होने लगे। तो अब वहाँ पे एक ऐसी ज़रूरत पड़ने लगा कि इन एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो, कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए कि आने वाले दिनों में उसको याद करना आसान हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम था कि मिक्सिंग हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, या उसका उसमें हो जा रहा है, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ये इस पे काम शुरू करने लगे कि भाई आने वाले दिनों में तो एलिमेंट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता चलेगा, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ को याद कैसे रखेंगे। तो एक ऐसा मेथड ढूंढा जाए जिसमें याद करना आसान हो जाए। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर है जिसमें इन सारी बातों को डिस्कस किया, बताया गया। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाए, जो एक जैसे है वो एक ग्रुप में किया जाए, जो अलग अलग ग्रुप नेचर के हैं वो अलग अलग ग्रुप में। तो जो जिस तरह का उसको ग्रुप एलिमेंट्स को ग्रुप में दिया जाए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन एलिमेंट है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, इसकी कैसे ट्रेंड चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, किस तरह से चेंज होता है, उसकी भी अलग से पूरी बताई गई है।
तो उसी को उस पूरे एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल मैं मॉडर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि उस ज़माने में तो इतना एटम के बारे में जानकारी नहीं था, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उतना केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी नहीं जानते हैं। लेकिन अब एटम के स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में पता है और काफ़ी वाइड रेंज पे लोगों को बहुत सारे बिहेवियर को करके एटमिक स्ट्रक्चर चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ाया है, और आप जाके देखिएगा, मेरा एटमिक स्ट्रक्चर का भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो उस पर। ओके, तो उन सारी बातों को समझने के लिए यह चैप्टर बनाया गया है, नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा हम लोग बेसिक से करेंगे कि शुरुआती दिनों में जैसे बताते हैं कि शुरू में कितने एलिमेंट थे जब केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई शुरू हुई, तो बताते हैं कि बहुत ही बिगनिंग में 1800 से पहले आप जब भी कभी साइंस का कोई चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो क्या देखेंगे कि उसकी जो डिस्कवरी है 1800 के बाद के ही सब में डेट मेंशन है। 1800 से पहले रेयर थोड़े थोड़े से कोई से एलिमेंट का डिस्कवर है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, कोई एलिमेंट्स के बारे में बताया गया। लेकिन ज़्यादा जो साइंस की स्टडी हुआ है, मैंने हर फील्ड में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ज़्यादातर जो स्टडी है वो 1800 के बाद से ही ये सारे स्टडी शुरू हुए। तो ज़्यादातर जो आप डेट देखेंगे वो सब 1800 के बाद से ही बताया गया है। कितनी बात सुनिए, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा आज की डेट में, तो आप वीडियो देख रहे हैं हमारा, ठीक है ना, लेकिन ये आज से 10 साल पहले नहीं था। ये आज से 10 साल पहले ये फैसिलिटी नहीं था, तो इसीलिए आप आज से 10 साल पहले के कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे। एक दो कोई लोग कुछ कुछ बना दिए होंगे किसी तरीके से, तो एक अलग है। लेकिन जब से ये बहुत सारे ऐप्स आ गए, बहुत सारे फैसिलिटी आ गए, मोबाइल में इतने सारे फंक्शंस आ गए, तो लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू किया, बहुत कॉमन लोगों तक पहुंचने लगा। तो हर आदमी अपने अपने टैलेंट को दिखाना शुरू किया, चाहे वो किसी भी फील्ड में उसका अपने हुनर था वो दिखाना शुरू किया। और कैसे ज़माना देखा है उसको, तो आप मोबाइल के थ्रू देखा है, ठीक है। तो अब जब भी कभी हम लोग वीडियो देखेंगे तो 2018, 19, 20 के आगे का ही देख पाएंगे। अब 2010 का देखना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, है, क्योंकि उस वक्त वीडियो बनाने का कोई रिवाज नहीं था, और कोई फंक्शन नहीं था, कोई उसका लोगों में जानकारी नहीं थी, उस वक्त इस तरह की फैसिलिटी भी नहीं थी। कितनी बात सुननी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी हम लोग डेट मेंशन देखते हैं, उसमें मैक्सिमम जो है ना 1800 के बाद का है, क्योंकि उस वक्त के बाद लोगों में पढ़ने का, समझने का, चाहे वो किसी भी फील्ड से थे, उसमें एक तरह का रिवाज शुरू हुआ, उनमें एक चाहत शुरू हुई और लोग पढ़ने लगे, करने लगे और रिकॉर्ड होने लगा। यानी कितनी बात सुन में आई, तो क्या बताते हैं कि आज जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो 31 एलिमेंट्स थे, ठीक है। उससे पहले भी था, बहुत ही थोड़े एलिमेंट थे, लेकिन 1800 से जो रिकॉर्ड दिया है, 1800 में एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो 31 एलिमेंट्स थे। लेकिन कुछ साल के बाद यानी 1865 में बता रहे कि 63 एलिमेंट्स हो गए। अब जाहिर है जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली वो बढ़ता जा रहा था, तो याद करना मुश्किल हो रहा था। अभी जो प्रेजेंटली अगर हम लोग देखेंगे, तो अभी जो प्रेजेंटली है अभी 114 एलिमेंट्स है, ठीक है, 114 एलिमेंट्स है। लेकिन ये अभी थमा नहीं है कि 114 एलिमेंट्स अब खत्म हो गया, अभी और भी नए एलिमेंट्स पता चलते जा रहे हैं। और अब तो ऐसा हो गया, मतलब एलिमेंट्स के अंदर से ही एलिमेंट बना के दे रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं मैन मेड एलिमेंट्स या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। अब जैसे जैसे जाहिर है इतना एलिमेंट्स है, तो इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करना तो मुश्किल है एक आदमी के लिए। तो जाहिर है एक नेचुरल सी बात है कि उसको इस तरह से क्लासिफाई किया जाए कि उसको याद रखना आसान हो जाए। और आज की डेट में एटम के अंदर का स्ट्रक्चर भी बहुत डिटेल में पता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में लोग को पता है, क्वांटम नंबर्स आ गया है, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ, बाद में शेल का पता चला, फिर शेल पे मैग्नेटिक बिहेवियर, इलेक्ट्रिक बिहेवियर, और इन सब बातों को लेते हुए अब क्वांटम नंबर पे आ गए। तो काफ़ी डेप्थ में नॉलेज आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और जाहिर है उन सब बातों को लेके इतने सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को जनरल तरीके से तो याद नहीं किया जा सकता, उसको तो क्लासीफाई करना पड़ेगा,
ठीक है, कि जो एक जैसे प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स है उनको एक तरफ किया जाए। तो ये तो आपकी बात बताऊं, लेकिन ये जो उस वक्त का जो प्रॉब्लम था कि प्रॉपर्टीज को याद करना आसान नहीं है, तो क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। और जब से लोगों ने उसको कोशिश करना शुरू कर दिया, इसमें कुछ लोग जो जिनका योगदान है, जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने क्लासिफाई करने के लिए जितना भी उनको जानकारी थी उतनी कोशिश की, चाहे वो फेल हो गया या सक्सेस रहा होता है एक बात की बात है, मगर उन्होंने इस फील्ड में कोशिश की। उनके कुछ नाम है, मैं पहले उनका सबका नाम लिख देता हूँ, फिर एक एक करके उनके जिन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो मैं बताता हूँ। कितनी बात? ओके, इतनी बात समझ में आ गई, मिटा दूँ उसे। चलिए, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बिगिनिंग में एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को अरेंज करने की थोड़े बहुत जितने भी कोशिशें से की थी, और उनका नाम ये दे रखा, मैं एक एक करके बताता हूँ क्या है ये। जैसे इनका जॉन डोबेरिनियर ने 1829 में एक उन्होंने कंसेप्ट दिया था, नाम था लॉ ऑफ ट्राइड। जो भी उन्होंने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया और दिया, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा उसको, लेकिन जो उन्होंने लॉ दिया था उसका नाम था लॉ ऑफ ट्राइड। ये एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है, ये एक जर्मन केमिस्ट थे। ऐसे ही दे रखा है, ये एक AEBD चैन कॉर्टवाइस, चैन कॉर्टवाइस, ये 1862 में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे एलिमेंट्स को सजाने की कोशिश की थी। ये एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, ये केमिस्ट नहीं थे, ये जियोलॉजिस्ट थे फ्रेंच के। ऐसे ही दे रखा हमारा तीसरे नंबर पे जिनका नाम दिया है उसमें जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ये 1865 में इन्होंने अपना एक जो भी ऑब्जर्वेशन था उसका एक नाम दिया, क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसी तरह से डिमेट्री मेंडलीव 1869 में एक जो भी उन्होंने अरेंज किया था उसका एक नाम दिया, पीरियोडिक टेबल के नाम से दिया है, ये रशियन केमिस्ट थे। ऐसी एक लूथर मेयर है, मैं अभी यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये जितने भी मैंने नाम लिखा है, ये सारे जो लॉ है इन्होंने दिया है, मैं इसके एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा अभी आगे की तरफ। एक इसमें और नाम है लूथर मेयर, मैं इनका नाम लिखता हूँ यहाँ पे। ये 6 नंबर है, लूथर मेयर 1868 में, ये जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने भी एक कंट्रीब्यूशन दिया है एलिमेंट को क्लासिफाई करने में। ये जो है ना मेंडलीव के साथ ही थे, मेंडलीव के पैरेलल चल रहे थे। ये जर्मन साइंटिस्ट जर्मन के थे, मेंडलीव रशियन का था, तो वो दोनों जो है ना साथ साथ चल रहे थे, लेकिन दोनों का अलग अलग फील्ड था, काम करने का अपना अपना तरीका था। तो उसके हिसाब से आगे चल के ये तो पीछे रह गए लूथर मेयर, मगर रशियन जो केमिस्ट थे मेंडलीव, उनका आगे की तरफ चल पड़ा, उनका कंसेप्ट आगे की तरफ प्रोसीड कर गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक एक करके शुरू से पहले से देखते हैं कि जो सबसे पहला जो हमारा केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट है, नाम था उसका डेबोर्नियर। ठीक है, जॉन डुबर्नियर, वो जो 1829 में जो लॉ ऑफ ट्राइड दिया था, वो क्या था लॉ ऑफ ट्राइड, और उसमें कैसे वो एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, कैसे उन्होंने बताया था। ठीक है, आगे चले हम लोग, इसे मिटा देते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ ट्राइड का क्या मतलब हुआ? ट्राई मतलब तीन होता है। तो जिस वक्त वो शुरू में, ज़ाहिर है उस वक्त के टाइम में 1829 में, आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। ठीक है, हम लोग 2024 में, अब वो 1829 की बात है, 200 साल पहले की बात है। तो उस वक्त क्या था कि उन्होंने क्या देखा, जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से उसे अरेंज कर रहे थे, या एटॉमिक मास के हिसाब से। तो क्या देखा कि जो तीन एलिमेंट्स हैं उनके जो मासेस को अगर हम लोग ऑब्जर्व किया, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, जिन्होंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज करते हैं, तो दो एटम के मास को अगर प्लस करके उसका मीन निकाले, तो जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसके मास के बराबर आता है। तो तीन एलिमेंट में ये रिलेशन था, यदि कि पहला और तीसरे को जो प्लस करेंगे और उसका मीन निकालेंगे, उतना ही मास एक थर्ड एलिमेंट का होगा, और उस थर्ड एलिमेंट का जिसका मास इन दोनों के मास के बीच का आता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उन दोनों एलिमेंट के बीच में आता है।
यानी कि 3 एलिमेंट का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्लस करके जब 2 से डिवाइड करते मीन निकालते हैं तो वो एक थर्ड एलिमेंट के मास के बराबर होता है। अब वो जो थर्ड एलिमेंट है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है या दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन दोनों एलिमेंट के बीच में आता है। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की और कुछ एलिमेंट को अरेंज कर दिया उन्होंने। लेकिन चूंकि ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रिंसिपल जो है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज के बेस पे नहीं था, कंसेप्ट के बेस पे नहीं था, तो बहुत दूर तक नहीं चला। ठीक है, कुछ ही एलिमेंट को अरेंज किया उन्होंने। जिन एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया था मैं उसका टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि इन इन एलिमेंट के बारे में उन्होंने बताया था। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स के बारे में उनसे नहीं हुआ क्योंकि वो कंसेप्ट बेस्ड नहीं था, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड तो आगे काफ़ी लीड करता है, आगे चलता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है हमारा, तो वो बहुत दूर तक नहीं चला। तो कौन कौन से एलिमेंट को उन्होंने ट्रायड लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, मैं ये चार्ट बना के दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, क्या दे रखा था इन्होंने, जो इनका काम था, इन्होंने क्या बताया कि जैसे ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब ये लिथियम का मास 7 है, एटॉमिक वेट जो है 7 है, एटॉमिक मास भी लेते हैं वेट, तो 7 है। और पोटेशियम का ये एटॉमिक मास 39 है। अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना होगा 46 अपॉन 2 23। तो ये जो है सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 23 होगा। 23 होता भी है, 23 होता भी है। तो ये ट्रेंड इस तरह से बताया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें सोडियम, लिथियम का और सोडियम का दोनों का मास को प्लस कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाला एक एलिमेंट का मास आ जाता है। इसको उन्होंने ट्राइड लॉ, यानी 3 है ना, तो इनको लॉ ऑफ ट्राइड के नाम से दिया इसको। अब इसी तरह से क्या बताया, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है। कैल्शियम एंड बेरियम का दोनों का मास दे रखा है, ये 40 है, ये 137 है। इन दोनों को प्लस करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 88 के आसपास दे रखा है, 88 के आसपास आएगा। और ये स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास भी 88 के आसपास आता है। तो क्या बताया कि कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, ये तीनों जो है इस तरह से रिलेट करते हैं। इसी को लॉ ऑफ ट्राइड के नाम से उन्होंने दिया। ये 1829 की बात है, बहुत पहले। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये क्लोरीन है 35.5 एटॉमिक मास, आज की डेट पे हम लोग जानते हैं। आयोडीन है 127, और इन दोनों को जब प्लस करके हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 80 के अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास आता है। तो बेरियम का जो एटॉमिक मास है 80-81 के बीच में आता है। तो 80 यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, वैसे 81 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन 80 दे रखा है। वेल, कोई बात नहीं। तो क्या बताया कि ये जो है अभी ये मॉडर्न के हिसाब से 80 दे रखा, उस टाइम के हिसाब से उन्होंने बताया था कि ये इन दोनों के मास को अगर प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो ये जो बेरियम है उसका मास जो है के बराबर होगा। तो इस तरह से उन्होंने एक कोशिश की थी उस ज़माने में कि, और इसी को कहा था लॉ ऑफ ट्राइड। मगर ये बहुत सारे एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं हुआ, कुछ ही एलिमेंट्स पे ये ट्रेंड वैलिड कर रहा था, सब पे वैलिड नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये फेल, यानी ये जो है कंसेप्ट बहुत आगे नहीं चला और रह गया। ठीक, इसके बाद आते हैं, एक हमने दूसरा जो नाम बताया AEBD डी चैनकोटियस, उन्होंने भी अरेंज करने की कोशिश की एटॉमिक वेट पे, मगर वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। वो एक जियोलॉजिस्ट थे, वो केमिस्ट नहीं थे, वो जियोलॉजिस्ट थे, तो उनको बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं था। तो इस तरह से वो जो सेकेंड वाला नाम था AEDBD कॉटियस भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन तीसरा वाला जो नाम है जिसका अलेक्जेंडर न्यूलैंड, वो उनका बहुत काम सराहा गया और उसमें काफ़ी सक्सेस मिला। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव उन्होंने दिया था। अब मैं लॉ ऑफ ऑक्टेव अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स की बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया है, ये कंसेप्ट समझ में आया, लॉ ऑफ ट्राइड क्या था ये। ओके, अगला करते हैं हम लोग। ये था हमारा अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स का 1865 में जो दिया था, इसका नाम था ऑक्टेव लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या मतलब हुआ इसका, उन्होंने क्या
कि बताया कि जब भी कभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हैं तो क्या देखते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन तो ठीक ऑर्डर में अरेंज हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से, लेकिन जो 8वां एलिमेंट होता है जिसका मास तो ज़्यादा है लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले की तरह मिलता है। उसके जो 8वें की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट वाले से मिलता है। तो 8 के लिए ऑक्टेव, ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव लॉ, ऑक्टेव तो जानते हो मतलब 8 होता है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव मीन्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, the element which lies at 8th position has same chemical properties as the first elements। ठीक है ना, कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो 8वें एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो पहले से मैच कर जाता है। अब हम लोग यहाँ के देखते हैं क्या है कि देखिए लिथियम में, बेरिलियम में, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और इसका मास देखिए 7 है इसका एटॉमिक वेट, इससे ज़्यादा हुआ 9 11 12 14 16 19। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया था। अब इसके आगे जो 19 से ज़्यादा होगा तो 19 से ज़्यादा इधर होना चाहिए, लेकिन क्या बताया कि जो सोडियम था उसका एटॉमिक मास जो रखा है, एटॉमिक वेट जो देखा 23 है, तो वेट के हिसाब से तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन क्या देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लिथियम से मैच कर रहा है, लिथियम से उसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, तो उठा के उसने लिथियम के नीचे रख दिया उसको। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया कि अगला जो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग हुआ 24 वाला जिसका मास था मैग्नीशियम, उसका प्रॉपर्टी जो है ना बेरिलियम से मिलता है, तो इसके नीचे कर दिया। फिर इसके हिसाब से एक लाइन बना दिया, तो सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये 7 एलिमेंट्स हो गए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास आर 24 23 24 27 29 31 32 35.5, ये हो गया। अब जो इसके बाद वाला जो मास था हमारा उसकी जो प्रॉपर्टीज था पहले वाले की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर एलिमेंट आ गया, ये 35.5 के बाद जो एलिमेंट आ रहा है जिसका मास है 39 वो पोटेशियम है, 40 जिसका मास है वो कैल्शियम है। ठीक है, और इस तरह से ये इस ग्रुप में आता है, इस तरह से अरेंज कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो जो है न्यूलेट जो थे ना सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाए, यानी जो उस वक्त के एलिमेंट थे उनके जो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया, उसका प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया गया तो वो कैल्शियम तक अरेंज कर दिए, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट थे उनके बारे में ये उसके उस एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में ये ट्रेंड वैलिड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और भी बहुत सारी वजह होगी जिसकी वजह से वो उस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए न्यूलैंड ने इतना ही करके छोड़ दिया, कैल्शियम तक अरेंज किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बेस बन गया। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ ऑक्टेव को एक इस तरह से नाम भी देते हैं, म्यूजिकल टोन के नाम से भी देते हैं, जैसे सारे गामा पा धा नी ऐसा होता है ना, तो वो भी टोन्स होती है, तो उसी के हिसाब से इसको भी समझ सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से जो उनका अरेंजमेंट था वो अरेंज कर दिया गया, लेकिन जो 8वां एलिमेंट आता है एक लाइन में उसकी जो प्रॉपर्टीज था वो पहले वाले से मैच करता है, और इस तरह से इसको 40 एलिमेंट्स तक उसने अरेंज कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बना आगे के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया अरेंजमेंट के लिए। ये चूंकि जॉन अलेक्जेंडर न्यू, ये जो केमिस्ट थे ये लंदन के केमिस्ट थे, इंग्लिश केमिस्ट थे, यानी कि लंदन बेस्ड थे, तो इनको बहुत बड़ा योगदान तो नहीं मिला, मगर वहाँ के रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इनको एक पहचान के लिए एक मेडल भी दिया जिसका नाम था डेवी मेडल। ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने लंदन इनको एक मेडल दिया जिसका नाम था डेवी मेडल, डेवी मेडल 1887 में, 1887 में इस मेडल से उसको जैसे हम बोलते हैं ना उसको नवाजा गया, के लिए फाउंडेशन बना। ये 1865 की बात है, ये आगे के लिए। अब आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि आगे जो काम हो रहा है अलग अलग कंट्री में होने लगा, जैसे हम रशिया में बताए थे मेंडलीव है,
मेंडलीव रशियन केमिस्ट थे मेंडलीव, और एक लूथर मेयर थे, वो जर्मन केमिस्ट थे। अब ये दोनों ही अपने अपने कंट्री में काम कर रहे थे और दोनों ही अपने अपने रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहे थे और अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। तो वो एक पूरा डिटेल उन्होंने अरेंज किया और दोनों ही सेम टाइम में ही दुनिया के सामने अपने ऑब्जर्वेशन को या क्लासिफिकेशन को लाए। लेकिन मेंडलीव का तो आगे निकल गया। और लूथर मेयर के बारे में क्या बताते हैं कि लूथर मेयर जो है उस वक्त तक अपने टेबल को फॉर्मुलेट करके और पूरा पब्लिश नहीं किया उन्होंने। हालांकि उनका भी टेबल को देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम है। तो क्या था लूथर मेयर का काम, वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मेंडलीव का काम तो बहुत आगे हम लोग पढ़ना है। अभी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी है तो उसे पढ़ना है। लूथर मेयर के काम में क्या था वो हम अभी बता देते हैं और आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटा दूँ, ये समझ में आ गया, नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं, या ये टेबल एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग करते हैं लूथर मेयर का, और उन्होंने क्या किया था और कहाँ तक रह गया काम उसका। ओके, ठीक है, ये हमारा लूथर मेयर नाम आ गया। ये 1830 और 1895 यानी इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका डेट ऑफ डेट है। ठीक है ना, यहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ इनका अंतिम दिन हो गया। और ये जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था या एटॉमिक वेट था, ठीक उसी तरह से अरेंज किए। लेकिन उन्होंने जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया था, जिसके बिहाफ पे अरेंज किया था, वो था एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इनके बिहाफ पे एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को उस वक्त के जितने भी, यानी 18, ये जो रिलीज किया था वो 1869 के आसपास की बात है ये। ठीक है, 1869 के आसपास। ठीक, तो इस वक्त जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त तक 63 तो थे ही थे, 65 तक, 1865 तक 63 एलिमेंट का डिस्कवर तो था ही था। तो उन सारे एलिमेंट्स के बारे में उनका एटॉमिक वॉल्यूम, क्या चीज, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करके, ये फिजिकल कैरेक्टर है, इन सब पॉइंट को कंसीडर करके उन्होंने सारे एलिमेंट्स को उस वक्त अरेंज किया था। लेकिन क्या हुआ कि वो अब अरेंजमेंट तो कर लिया, लेकिन जब हम लोग बाद में देखते हैं, बताते हैं कि जब हम लोग बाद में देखते हैं तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी तरह वो मैच करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मेंडलीव, उन्होंने उनका जो वर्क था वो उन्होंने पब्लिश नहीं कर पाए। उनसे पहले मेंडलीव ने पब्लिश कर दिया। मेंडलीव का एक फॉर्मेट आगे चलने लगा, लेकिन मेंडलीव का चूंकि क्लासिफिकेशन कुछ अलग तरीके का था और शुरुआती दिन में तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उसके बहुत सारे एडवांटेज मिले, जिसमें बाद में मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया। बाद में उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि लूथर मेयर जो है इसके हिसाब से अरेंज किए, अच्छा काम था, लेकिन चूंकि दुनिया के सामने नहीं आ पाया, वो ऐसे ही रह गया और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, पहचान नहीं बन पाया। तो ये थे लूथर मेयर का काम, इनका भी इस तरह से था। अब हम लोग अगले क्लास में, आज यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में करेंगे हम लोग मेंडलीव का क्लासिफिकेशन, और मेंडलीव का क्लासिफिकेशन के बेस पे ही पुराने पीरियोडिक टेबल चलते हैं, तो हम लोग वहां से करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में आपको? जिन बच्चों को, जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो 11th को, 12th को, एकेडमिक हो, या 8, 9, 10th के बच्चे हों, जो लोग आने वाले दिन में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम टॉपिक वाइज हर चीज़ को, हर चैप्टर को पढ़ा के रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। साथ ही हम इस एनसीईआरटी के बुक के न्यूमेरिकल्स और जो कॉम्पिटिशन में आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको भी हम करा के आपको देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी से। जो जूनियर बच्चे 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 बच्चे जो आने वाले दिनों में एक थोड़ा डिज़ायर रखते हैं कि मैं नीट जेईई के लिए जाऊंगा, ओके, तो कर लिया चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, ओके, थैंक यू।